गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है। जो बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाइड हैं उनको लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड, और जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं उनको मन दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर प्रयास में लगे रहिए। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट लेसर देन अ मैराथन। ये एक कंसिस्टेंसी से अचीव होने वाला एग्जामिनेशन है, तो कीप ऑन डूइंग इट। आपके तैयारी में जैसे कि आपको पता है करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, और हम लोग आपके सामने करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे आपके सामने रखा जाए और कैसे इसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट बनाया जा सके, इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग दोबारा आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो लेट्स गेट इनटू द सब्जेक्ट मैटर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के करंट इश्यूज को लेके। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स डेली न्यूज एनालिसिस में। जस्ट अ मिनट, ओके। जीएस पेपर 1 में हम लोग बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो एक जो है कोर्ट पोएट थे। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में आपने सुना होगा कि हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट हो गए, इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जिसके वजह से ये हिस्टोरिकल फिगर करंट इवेंट में आ गए हैं, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 25th जहान खुसरो फेस्टिवल को डिस्क्राइब किया हुआ है, जहां पे उन्होंने इस फेस्टिवल को फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल ऑफ हिंदुस्तान का नाम दिया है। 25वें जहान खुसरो महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी ने इस महोत्सव को हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू वाला बताया। जहान खुसरो क्या है? 3 दिन का फेस्टिवल है। 3 दिन का फेस्टिवल है जिसमें भारत समेत दुनिया भर के कई राष्ट्रों से ढेर सारे कलाकार आते हैं और अमीर खुसरो की विरासत को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। आमिर खुसरो को तूतिया हिंद का भी उपाधि दिया गया है, जिसमें उनको 3 मेजर चीजों के लिए क्रेडिट दिया जाता है। सबसे पहला, गंगा जमुना तहजीब को लेके, दैट इज रिलेटेड विद हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा, इनको याद किया जाता है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, शास्त्रीय संगीत कव्वाली को लिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज अमीर खुसरो के बारे में बात किया जाता है हिंदवी भाषा के निर्माण के लिए। हिंदवी भाषा को इन्होंने क्या किया है? प्रमोट किया है या उसको फॉर्मेशन किया हुआ है। तो ये 3 चीजों के बारे में आपको अमीर खुसरो के बारे में समझना है। ये कॉन्टेक्स्ट है। तो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स और क्या क्या चीजें मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए अमीर खुसरो को कैसे रेलेवेंट बनाया जा सकता है। अगर अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे तो अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है ये पतियाली, दैट इज ईटा इन द उत्तर प्रदेश, इनका जन्म स्थली है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में अमीर खुसरो ने स्वतः खुद से किसी भी ऐसे सोर्स में उल्लेख नहीं किया हुआ है। अमीर खुसरो हैव नेवर हिमसेल्फ मेंशन द नेम ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड पतियाली इन हिज ओन राइटिंग। सेकंड, अमीर खुसरो एक प्रोफेशनल पोएट 20 साल के एज में बन चुके थे। तब से लेके ये अपने डेथ पीरियड तक लगभग डेथ और जो है ये कोर्टियर पोएट के रूप में बने रहे। इनिशियली इन्होंने प्रिंस के साथ, कई सारे राजकुमारों के साथ, फिर कई सारे नॉबल्स के साथ, और आखिरी में कई सारे बड़े बड़े सुल्तानों के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनको भारतीय तुर्क भी कहा जाता है। इनको भारतीय तुर्क भी कहा जाता है, और दैट इज इंडियन तुर्क। दैट इज इंडियन तुर्क। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लामिक कल्चर को इंडियनाइज कराने में और इस्लाम और भारतीय संस्कृति को पास लाने में एक बड़ा योगदान दिया हुआ है। अगर इनके बारे में और आप जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे
मिडेवल एरा के इस्लामिक कल्चर को इन्होंने कविता के माध्यम से और आसान सुमधुर तरीका से समाज में उल्लेख कर दिया है। कोर्ट पोइट्स, उस दौरान कोर्ट पोइट बनने के क्या फायदे हुआ करते थे? अगर आप देखेंगे तो कोर्ट पोइट को काफी ज्यादा पैट्रोनेज मिला करता था। आज के जैसे कोई पब्लिकेशन हाउस या फिर किसी प्रकार का रॉयल्टी का प्रावधान उस दौरान नहीं था। कोर्ट पोइट्स के बीच में काफी ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था और ये राजा के बारे में ढेर सारी तारीफ करते दौरान खूब सारी चीजें लिखते थे। राजा जिनके शब्दों से काफी ज्यादा प्रभावित होते थे, उन लोगों को गिफ्ट्स दिया करते थे, पैसे दिया करते थे, ज्वेलरीज दिया करते थे, है ना, गोल्ड कॉइन्स वगैरह प्रीशियस मेटल्स दिया करते थे। तो हमको ये सब चीजें देखने को मिला है। दैट इज नॉट अ न्यू, हम लोगों ने एंशियंट इंडिया में भी इसके बारे में पढ़ा है। ठीक, तो लेट्स गेट इनटू इट। अगर खुसरो के बारे में बात करेंगे तो खुसरो ने लगभग पांच महत्वपूर्ण दिल्ली सुल्तान के साथ काम किया हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे मोइजुद्दीन कैकूबाद, ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सुल्तान नहीं है। ठीक है, बाकी के बारे में अगर बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ये महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में आप देखोगे कि लगभग और ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये देखोगे तो ये खिलजी डायनेस्टी के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। और खिलजी डायनेस्टी के साथ साथ आखिरी में इन्होंने तुगलक डायनेस्टी के साथ भी काम किया हुआ। गियासुद्दीन तुगलक, मतलब तुगलक, तो 3 मेजर डायनेस्टीज, दैट इज स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, इन तीनों डायनेस्टी के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। और लगभग इनका अगर देखेंगे कितना समय इन्होंने काम किया हुआ है, तो लगभग 5 डिकेड, है ना, 5 दशक तक इन्होंने अपने काम को आगे रखा। इनका जो लिखने का लैंग्वेज हुआ करता था वो हुआ करता था पर्शियन भाषा, और धीरे धीरे आने वाले समय में इन्होंने हिंदवी भाषा में भी अपने कविताओं को लिखा है। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ एक चीज और समझना है। बेसिक्स में, हिस्टोरिकल बेसिक्स में अगर चलेंगे तो हम लोग बात करेंगे, इस्लाम का उदय भले ही अरब से हुआ है, भले ही अरब से हुआ है, लेकिन इस्लाम के प्रचार प्रसार में पर्शियन लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे दिल्ली सल्तनत का काल हो या फिर मुगल काल हो, दोनों समय में ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज हुआ करता था। कहीं 1837 के बाद जाके ब्रिटिशर्स ने पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश के साथ रिप्लेस करने की कोशिश की। ठीक, उसके बाद अगर बात करेंगे थोड़ा सा और, तो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इनको आमिर का टाइटल दिया हुआ था। खुसरो को आमिर का टाइटल देने का श्रेय सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को जाता है। आमिर का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली मिलिट्री पोस्ट हुआ करते थे। ये सब मिलिट्री पोस्ट हुआ करते थे जो आपको समझने से आमिर, आमिर आला, खान, खाने खानन, ये जितना भी आप सरनेम जो आज के समय पे देखते हो, उस दौरान ये मिलिट्री टाइटल्स हुआ करते थे। मिलिट्री टाइटल्स क्यों दिया जाता था? देखिए, मिडाइवल एज में एक एज ऑफ वॉर, एक एज ऑफ मिलिट्री एग्रेशन हुआ करता था, जिसमें लगातार कहीं ना कहीं युद्ध क्षेत्र में हर किंगडम के लोग शामिल रहते थे। तो सिविल एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस लगभग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के हर व्यक्ति को लेना होता था, राइट। तो इसी क्रम में आप इसके बारे में देखेंगे। हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी ने, है ना, तारीखे फिरोज शाही में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया है, कैसे जलालुद्दीन ने खुसरो को बड़े, है ना, ऊंचे ओहदे पे रख रखा था, कैसे खुसरो के पास कोर्ट में, है ना, कुरान रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो यहाँ से पता चलता है कि आमिर खुसरो का महत्ता कितना बड़ा था। आमिर खुसरो चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका रिलेशन निजामुद्दीन औलिया के साथ था। यहाँ उन्होंने एक बार अपने नजदीकी को बयान करते हुए कहा था कि खुसरो मेरे जितने भी सीक्रेट्स हैं, सबको रखते हैं, मैं
जन्नत में खुशरो के बिना नहीं जा सकता। और भगवान का इस तरीके से इन्होंने इस बात को बोला होगा कि दोनों के मौत के बीच में ज्यादा महीने का अंतर नहीं था। लगभग लगभग 1335 में आप देखोगे कुछ महीनों के अंदर दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। इसको सुनते हुए खुशरो ने बोला था कि ब्यूटी स्लिप्स ऑन द बेड, हर हियर अक्रॉस अ फेस, कम खुशरो लेट्स गो होम, नाइट हैज सेट ओवर दिस प्लेस, है ना। ये कहानी बताई गई थी। खुशरो के बारे में अगर बात करेंगे तो कुछ और भी बातें हैं, जैसे अ टाइमलेस पोएट कहा जाता है ना। Even 700 years after death, Amir Khusro lyrical beauty, wordplay, and diverse themes continue to captivate his audiences. उनकी कही गई बातें, उनके लिखे गए शब्द, उनके द्वारा गाए गए गाने आज भी काफी ज्यादा रेलेवेंट है ना। उनकी लिखी गई चीजें आज भी गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। आज के समय पे भी अगर हम देखेंगे तो पर्शियन और टर्किक ट्रेडिशंस को लोकल इन्फ्लुएंसेस के साथ ब्लेंड करने का सबसे बेहतरीन साधन इन्होंने दर्शाया हुआ है। अब ब्रिज बिटवीन द कल्चर्स, यहाँ तक कि इन्होंने हिंदू फिलोसफिकल थॉट्स को जो है हिंदू फिलोसफिकल थॉट्स को इन्होंने क्या किया है, जिसको रखा भी है कि कैसे ब्राह्मण्स कैसे नॉलेजेबल कम्युनिटी है, किस तरीके से ब्राह्मण्स के पास ग्रेटर वेल्थ ऑफ फिलोसफिकल थॉट्स है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। सो दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन में अगर खुसरो के बारे में बात करेंगे तो खुसरो ने गजल्स, कवालीज काफी ज्यादा पॉपुलर है खुसरो के, मतलब सूफी दरगाह में, यहाँ तक कि बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा चाप तिलक, है ना, चाप तिलक गाना सुना होगा आपने, जिहाल मस्कीन सुना होगा, सकल बन फूल रही सरसों। ये 2-3 सॉन्ग्स अगर आप सुनोगे तो ये 2-3 सॉन्ग्स ये स्पेशली खुसरो को क्रेडिट दिया जाता है। इनको कई दर्जन राग इन्वेंट करने के लिए भी इनको क्रेडिट किया जाता है। नॉट ओनली दैट, इनको ख्याल म्यूजिक को इन्वेंट करने का भी क्रेडिट मिलता है, एक इमेजिनरी म्यूजिक। इसके साथ साथ 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी इनको क्रेडिट किया जाता है, सितार और तबला के लिए, है ना। इसके एविडेंसेस बड़े लिमिटेड हैं, बहुत लिमिटेड और इसके एविडेंसेस उनको मिले हैं, लेकिन ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर आप इनके बारे में ध्यान देंगे तो ओवरऑल खुसरो एक एक बड़े लिटरेरी फिगर्स है जिन्होंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर को और ज्यादा इनरिच और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने में मदद किया हुआ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है करंट इवेंट था रिसेंटली, खुसरो से रिलेटेड फेस्टिवल में प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट देने की वजह से। और ये आपका जीएस पेपर फर्स्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे हैं 2040 ऑनवर्ड्स हिंदू हिस्टोरियोग्राफी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे थे, क्योंकि उसका एक संकेत ये कह सकते हैं शायद ऐसा रहा होगा कि राइटिस्ट मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी। अभी रिसेंट इलेक्शंस में आपने देखा होगा 2024 में, है ना, मेजॉरिटी का मार्क सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के रूप में मिस कर गई है। अभी सेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उस चीज को समझने के लिए शायद कुछ सेक्युलर फिगर्स को यूपीएससी पिक कर सकती है ट्रेंड को बदलने के लिए। तो आपको अच्छे तरीके से ऐसे फिगर्स को समझते रहना है और आप अपनी तैयारी को जारी रखते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हम लोग दोबारा से उपस्थित होंगे। आप लोग इन पॉलिटिकल फिगर्स को, इन लिटरेरी फिगर्स को अच्छे तरीके से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।